हाय। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। और जो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं उनको एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या होता है कि आप पहली बार लोन लेने जा रहे होते हैं और बैंक मैनेजर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सिर्फ वो चीज़ें आपको बताते हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा होता है। वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती जिनसे आपको नुकसान हो रहा होता है, जो आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, जो वो सारी टर्म सीखेंगे जिनसे आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं कौन से बैंक से लोन लेना है अपने अब्रॉड एजुकेशन के लिए और कौन से बैंक से नहीं। तो पहला टॉपिक है मार्जिन। तो जो बैंक्स होती हैं वो आपकी 100% एक्सपेंसेस नहीं उठाती हैं। ओनली 90% ऑफ एक्सपेंसेस आपके लोन के थ्रू पे होंगे और 10% आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे बैंक्स जो पब्लिक बैंक्स हैं वो आपके मार्जिन के ऊपर वर्क करते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स जैसे कि SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, इन सब में मार्जिन रहता है। और जो HDFC क्रेडिला हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, प्रोडिजी फाइनेंस हो गया, ये सब में 100% ये पूरे आपके 100% एक्सपेंसेस बियर करती है लोन के थ्रू। तो जैसे आप मान लो आपकी ट्यूशन कॉस्ट है $10,000 एक सेमेस्टर की और 10% मार्जिन बैंक के थ्रू लगा, तो ओनली $9,000 ही बैंक पे करेगा और जो 1,000 है वो आपको अपने थ्रू पे करना पड़ेगा। तो अब हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। काफ़ी सारे बैंक मैनेजर्स ये ऑलरेडी बताते हैं कि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। तो इट्स बेटर कि आप एक बार पूछ लीजिए उनसे। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है कि पूरे आपके लोन रीपे होने तक सेम इंटरेस्ट रेट चलेगा। मतलब आपने अगर 8% पे लोन लिया तो पूरे आपके लोन पीरियड में 8% इंटरेस्ट रेट ही लगेगा। और फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है, अगर मान लो आपने 8% पे इंटरेस्ट लोन लिया है इनिशियली और 6 महीने बाद अगर रेपो रेट चेंज होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपका डिपेंडिंग ऑन रेपो रेट कि रेपो रेट बढ़ा है या कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा या कम होगा। अगर रेपो रेट बढ़ा है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, रेपो रेट कम हुआ है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। बट बैंक पे भी डिपेंड करते हैं कि उनकी कितनी कैपेसिटी है। अगर उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की और उनका काम उसी इंटरेस्ट रेट में हो जा रहा है, तो काफ़ी सारे बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते भी नहीं है रेपो रेट बढ़ने के बावजूद। तो आप एक बार अपने बैंक मैनेजर से ये ज़रूर पूछ लेना कि आप वो फिक्स इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं या फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। तो अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी सारे बैंक आपको यही बोलेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली पूछने पर ही वो आपको बताएंगे कि वो कॉलेज खत्म होने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्राइवेट बैंक जबकि आपको ऑलरेडी बता देंगे कि कॉलेज के टाइम तक वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन कॉलेज के बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट कॉलेज के बाद चार्ज करना ही हर बैंक्स के लिए ही है। पब्लिक बैंक्स भी कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करती हैं कॉलेज के बाद, और प्राइवेट बैंक्स भी कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करती हैं कॉलेज के बाद। लेकिन जो पब्लिक बैंक्स हैं कॉलेज टाइम तक वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, और जो प्राइवेट बैंक है वो आपको बोलेंगे कि वो कॉलेज टाइम तक सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करती है, बट असली में ये सच नहीं है। वो चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट ही करती है। आपको मंथली वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ताकि वो ऐड ना हो आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में। जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं हो तो वो आपको इंटरेस्ट हर मंथली पे करना पड़ता है।
तो इस तरीके से वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। हम एक एग्जाम्पल पूरा देखेंगे अभी कि कैसे प्राइवेट बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे बैंक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में मान लो आपने लोन लिया 10% का 4 साल के लिए और आपका लोन अमाउंट है 1 लाख। तो पहले साल में आपका इंटरेस्ट लगा 10,000, दूसरे साल में भी आपका इंटरेस्ट लगेगा 10,000, थर्ड और फोर्थ ईयर में भी आपका इंटरेस्ट लगेगा 10,000। तो टोटल रिपेएबल अमाउंट होगा 1,40,000 4 साल के अंदर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जाते हैं तो पहले साल में आपका इंटरेस्ट लगेगा 10,000, दूसरे साल में आपका इंटरेस्ट लगेगा 1,10,000 में, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो 1,10,000 पे इंटरेस्ट हो जाएगा 11,000। थर्ड ईयर में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 12,100। तो ऐसे कर करके आपको जो टोटल रीपेबल अमाउंट होगा वो होगा 1,46,410। तो इसमें आपको 6,410 ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में 1,40,000 ही पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बैंक्स कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए आपका ईयर 1 में 1 लाख पे इंटरेस्ट आया 10,000। तो बैंक बोलेगा कि ये 10,000 आप हमें अभी पे कर दो ताकि आपके नेक्स्ट ईयर में ये इंटरेस्ट अमाउंट ऐड ना हो। तो आप 10,000 ईयर 1 में ही पे कर दोगे, तो आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1 लाख ही रहेगा। तो सेकेंड ईयर में भी आपका 10,000 ही इंटरेस्ट आएगा, सेकेंड ईयर में भी आप 10,000 इंटरेस्ट पे कर दोगे, तो आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगा, वो 1 लाख ही रहेगा। एंड सेम फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑल्सो। तो टोटल रीपेएबल अमाउंट 4 साल में आपका रहेगा 1,40,000। 40,000 आप ऑलरेडी 10,000 कर करके 4 साल आपने पे किया होगा, और 1 लाख आपको लास्ट में पे करना पड़ेगा, जो आपका फाइनल टोटल अमाउंट रहेगा। तो ऐसे बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं अपने कॉलेज टाइम की स्टडी के वक्त, और उस वक्त हमको मंथली EMIs पे करनी पड़ती है ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ डू कमेंट, और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हम जल्दी एक ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे जो अमेज़ोन में जॉब कर रहा है और उसने अपनी मास्टर्स बहुत ही कम पैसों में कंप्लीट की है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।